मेरे चैनल पे आपको बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलेंगे। अभी हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है पावर क्वालिटी एंड फैक्ट्स, और इसके 2 चैप्टर्स के नोट्स अपलोड हो गए हैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 2। आज हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर 8 है और आज का टॉपिक है फॉल्ट करंट लिमिटर्स। यूनिट 3 चल रही है थैरिस्टर बेस्ड फैक्ट्स कंट्रोलर्स की। इस लेक्चर में हम कन्वेंशनल डिवाइसेज जो कि यूज़ होते हैं फॉल्ट करंट लिमिटिंग के लिए वो पढ़ेंगे। देन विल स्टडी अबाउट द फॉल्ट करंट लिमिटर्स, क्यों उनकी ज़रूरत है और क्यों उन्हें अप्लाई किया जाता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस उनके टाइप्स का, और सुपर कंडक्टिंग और नॉन सुपर कंडक्टिंग 2 तरह के FCLs हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ एक FCLs हम इस लेक्चर में थोड़ा बहुत एक रिव्यू लेंगे। और सीरीज डायनेमिक ब्रेकिंग रेजिस्टर, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ, यू कैन से, अ नॉन सुपर कंडक्टिंग FCL, लेकिन कुछ टेक्स्ट्स में, कुछ रेफरेंसेस में इसको एक अलग FCL की तरह ट्रीट किया जाता है, अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग एज वेल एज नॉन सुपर कंडक्टिंग FCLs। तो लास्ट में हम एक बार समरी देख लेंगे। तो कन्वेंशनल डिवाइसेज जो कि फॉल्ट करंट को कम करने के काम आते हैं वो जनरली होते हैं फ्यूजेज स्विच गियर का पार्ट होते हैं। जैसे कि फ्यूजेज जो बहुत सिंपल होते हैं, रिलायबल होते हैं, लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स में लगाए जाते हैं। पर इनका नुकसान क्या होता है, एक ही बार यूज़ कर सकते हो और अगर ये जल जाए तो वापस रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, मैनुअल रिप्लेसमेंट इज नेसेसरी हियर। सर्किट ब्रेकर्स की बात करें तो सर्किट ब्रेकर्स सर्किट को ब्रेक करने के काम आते हैं। हाई वोल्टेज सर्किट्स में जनरली यूज होते हैं, लाइंस पे यूज किए जाते हैं, रिलायबल होते हैं, हाई करंट एप्लीकेशंस में यूज हो जाते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं पर इनकी ह्यूज डायमेंशंस होती हैं और इनका मेंटेनेंस पीरियोडिकल हमें चाहिए और इनके लिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए डिजाइन होते हैं। आफ्टर दैट हमें सर्किट ब्रेकर्स को रिप्लेस करना पड़ता है। इसके अलावा हम जो यूज करते हैं वो एयर कोर रिएक्टर्स और ट्रांसफार्मर्स हैं, जो कि सर्किट में अगर करंट ज़्यादा होता है तो सर्किट को वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें इनकी लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होती है, इम्पीडेंस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बढ़ा देते हैं और इसलिए शॉर्ट सर्किट करंट्स के लिए यूज़ आते हैं। सिस्टम रिकन्फिगरेशन और बस स्प्लिटिंग भी की जाती है। अगर फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम सिस्टम को वापस से रिकन्फिगर करके नया नेटवर्क बना देते हैं, बसेस को स्प्लिट कर देते हैं। अब इन सब तरीकों से काम तब होता है जब हम उस पर्टिकुलर फॉल्ट करंट के एरिया को आइसोलेट कर दें। अगर सपोज मुझे उस एरिया को आइसोलेट नहीं करना, लेकिन फॉल्ट करंट को थोड़ी देर के लिए लिमिट करना है और वो वापस थोड़ी देर बाद रीस्टोर हो जाए, ऐसा भी मैं चाह रही हूँ, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं फॉल्ट करंट लिमिटर्स। और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है पावर सिस्टम्स की, क्योंकि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फॉल्ट करंट्स और ट्रांजिएंट्स का लेवल बढ़ रहा है। अगर फॉल्ट करंट्स को अब लिमिट करना है तो वो ज़रूरी है ताकि प्रोटेक्शन, रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी सिस्टम की इम्प्रूव की जा सके। तो कन्वेंशनल डिवाइसेस जो होते हैं वो इतना करंट को, फॉल्ट करंट को इतना लिमिट तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी इतना लिमिट नहीं कर पाते जितना हमें एक फॉल्ट करंट लिमिटर की ज़रूरत अब पड़ने वाली है। तो फॉल्ट करंट लिमिटर्स अगर हम पढ़ें तो ये फॉल्ट करंट को लिमिट करने का काम करते हैं या कम करने का काम करते हैं। अगर फॉल्ट करंट जो कि परसिस्ट करेगा सिस्टम में तो वो डिग्रेड कर सकता है, पूरे इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकता है। तो इसको हम कहाँ लगाते हैं, सीरीज में, ट्रांसमिशन लाइन की सीरीज में लगाते हैं इसको। और इसका काम क्या होता है, जब नॉर्मल ऑपरेशन है यानी जब फॉल्ट नहीं हुई है तो ये बहुत कम इम्पिडेंस देगा सर्किट में, सीरीज में लगा हुआ होता है तो बहुत कम इम्पिडेंस देगा। अगर फॉल्ट हो जाती है तो ये इम्पिडेंस को अपनी इंक्रीज कर देगा ताकि करंट को फ्लो कम होने दे, या ये ओपन सर्किट, अप्रॉक्सीमेटली ओपन सर्किट कर देता है एक सर्किट को, करंट को बहुत कम फ्लो होने देता है। इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, नॉन सुपर कंडक्टिंग और सुपर कंडक्टिंग। जहाँ सुपर कंडक्टर मटेरियल यूज हो रहा है उसे हम सुपर कंडक्टिंग FCLs कहेंगे, जहाँ सुपर कंडक्टर मटेरियल यूज नहीं हो रहा है उन्हें हम नॉन सुपर कंडक्टिंग FCLs कहते हैं। तो इनको हम SFCL और NSFCL भी एब्रीविएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है सीरीज डायनेमिक ब्रेकिंग रजिस्टर। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायनेमिक ब्रेकिंग करते हैं, जैसे TCBR में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। हालांकि कुछ टेक्स्ट्स में, कुछ रेफरेंसेस में, जैसा कि मैंने बताया, इसे NSFCL का एक पार्ट माना जाता है। अब किस किस टाइप के हो सकते हैं, सुपर कंडक्टिंग FCL रेजिस्टिव टाइप का, जहाँ रेजिस्टर की तरह इस्तेमाल होता है सुपर कंडक्टर, नॉन इंडक्टिव इंडक्टिव टाइप का, ट्रांसफार्मर टाइप का, फ्लक्स लॉक हाइब्रिड मैग्नेटिक शील्ड टाइप का, या सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज के साथ जो होता है विद SMES, इसको SMES भी कहते हैं। यह हम एक एक्टिव SFCL भी यूज कर सकते हैं जिसमें रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट किया जा सके। नॉन सुपर कंडक्टिंग FCLs में वेरिएबल रेजिस्टिव टाइप, ब्रिज टाइप हो सकते हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड स्विच टाइप, पैरेलल रेजोनेंस टाइप। इसमें हम क्या करते हैं, रेजोनेंस क्रिएट कर देते हैं
ताकि लोड तक करंट जा ना सके। और तीसरा ये सीरीज डायनेमिक ब्रेकिंग रेजिस्टर, ये मैंने पहले बता दिया। अब ये लिस्ट जो है बढ़ती जा रही है क्योंकि धीरे धीरे नए नए डिवाइस, नए नए FCLs इन्वेंट होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो इन्वेंट होते हैं, एप्लीकेशन उनकी होती जाती है जगह जगह पर, तो ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। तो अब अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें FCLs का, तो सुपर कंडक्टिंग FCLs थोड़े बड़े साइज के होंगे, इनका वेट ज़्यादा होगा। लेकिन नॉन सुपर कंडक्टिंग FCL जिसमें RLC जैसे सिंपल सर्किट्स लगाए जाते हैं एक स्विच के साथ, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ, उनका साइज स्मॉल होता है, वेट भी कम होता है। कॉस्ट अगर सुपर कंडक्टिंग FCLs की बात करें तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सुपर कंडक्टर को मेंटेन करने के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है सारे टाइम पे। तो उसको मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन कूलिंग या कुछ ना कुछ उस वहाँ पर एक एप्लीकेशन करना होगा, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये कॉस्ट बहुत कम होती है। लॉसेज इसमें बहुत कम होते हैं सुपर कंडक्टिंग FCLs में। और नॉन सुपर कंडक्टिंग FCL जहाँ हम RLC की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वहाँ तो लॉसेज प्रेजेंट होंगे। ये सुपर कंडक्टिंग FCLs कुछ कंट्रीज में इम्प्लीमेंटेड है, और सारे जो ये इन्वेंट हुए सारे इम्प्लीमेंटेड नहीं है, पर ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में इम्प्लीमेंटेड हैं। डेवलपिंग कंट्रीज सुपर कंडक्टिंग FCL की कॉस्ट को बियर नहीं कर पाती हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो ज़्यादातर इंस्टॉल्ड होते हैं वो नॉन सुपर कंडक्टिंग FCLs होते हैं। कम्युनिकेशन लाइन के साथ इंटरफेरेंस सुपर कंडक्टिंग FCLs की वजह से प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम RLC को इंक्लूड करके एक नॉन सुपर कंडक्टिंग FCL बना रहे हैं तो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। इसमें SFCL में फॉल्ट डिटेक्शन सर्किट अलग से नहीं चाहिए, कंट्रोल सिस्टम सर्किट अलग से नहीं चाहिए, लेकिन NSFCL में चाहिए। और इसी तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो SFCL की कॉम्प्लेक्स सर्किट टोपोलॉजी होगी, क्योंकि सुपर कंडक्टर को हम यूज़ कर रहे हैं बाकी कंडक्टर्स के साथ, जैसे कि कॉपर एक्सेट्रा। और यहाँ पर NSFCL का स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल होता है। तो अब अगर सुपर कंडक्टिंग FCLs की बात करें, कुछ एक हम डिस्कस करेंगे, बाकी इसमें सारे डिस्कस नहीं होंगे। तो सपोज अगर नॉन इंडक्टिव टाइप SFCL की बात करें तो इसमें 2 सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स होती हैं, एक करंट लिमिटिंग कॉइल और एक ट्रिगर कॉइल। दोनों एंटी पैरेलल में लगाई जाती हैं, पर मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर और स्विचेस के साथ एक थायरिस्टर ब्रिज सर्किट बना हुआ है। अगर करंट फ्लो यहाँ पर है तो ये SFCL, अगर नॉर्मल करंट फ्लो की कंडीशन है तो यहाँ पर ये लीस्ट इम्पिडेंस शो करेगा, क्योंकि ये ऑपोजिट लगे हुए हैं, तो ये कुछ भी इसमें से करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही करंट बढ़ता है, इन दोनों में से करंट जो क्रिएट होगा वो यहाँ पर इस ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को क्रिएट करेगा और फॉल्ट करंट को लिमिट करेगा। इसके कॉन्फ़िगरेशन बहुत तरह के हो सकते हैं, कोएक्सियल कॉइल अरेंजमेंट भी हो सकता है, बाइफिलर अरेंजमेंट भी हो सकता है। बाइफिलर जनरली यूज़ किया जाता है। अगर इंडक्टिव टाइप की बात करें तो इसमें जो 2 कॉइल्स लगी हुई हैं ये प्राइमरी हैं और ये 2 सेकेंडरी हैं। प्राइमरी कॉपर की बनी होती है, सेकेंडरी HTS की बनी है। और इनको HTS को हमें एक कूलिंग मीडियम चाहिए, तो हम नाइट्रोजन बाथ का कूलिंग मीडियम रखते हैं ताकि 0 डिग्री पे मेंटेन किया जा सके। तो सेकेंडरी की इम्पिडेंस प्राइमरी में रिफ्लेक्ट होगी, और अगर नॉर्मल ऑपरेशन है तो यहाँ से 24 घंटे तक ये करंट फ्लो होगा। और जैसे ही फॉल्ट होती है वैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर को हम मेंटेन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, कि भाई एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट अगर 24 घंटे फ्लो होता है नॉर्मल करंट, तो इसमें हीटिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें हीटिंग कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इम्पिडेंस रिफ्लेक्ट होगी, और करंट ये जो एक जनरेट करेगा वो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में इस करंट को लिमिट करेगा, कम करेगा। अब अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर टाइप SFCL की, तो इसमें एक ट्रांसफार्मर की तरह बना हुआ होता है ये। यहाँ पर ट्रांसफार्मर L1 L2 जो दिए हुए हैं इंडक्टेंस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी की, और इन दोनों के बीच की म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। और अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो स्टेडी स्टेट में ये बहुत कम इम्पिडेंस देता है, पर फॉल्ट के टाइम पर सुपर कंडक्टर्स जो सेकेंडरी वाले हैं, ये जो सुपर कंडक्टर्स तुम्हारे यूज़ हो रहे हैं सेकेंडरी वाले, ये सुपर कंडक्टर्स इंक्रीज कर देंगे इम्पिडेंस को, तो यहाँ का फ्लो यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्राइमरी जो है वो सीरीज में लगाई जाती है लोड के साथ, सेकेंडरी सुपर कंडक्टर के साथ सीरीज में लगाई जाती है, और हम इसे SCR सर्किट से कंट्रोल करते हैं। SCR का गेट कंट्रोल सर्किट भी बनाया जाता है, एक सोलिनॉइड वॉल्व भी है, एक वैक्यूम ट्यूब भी लगाई जाती है, इसमें स्विच भी लगाया जाता है। ठीक है, तो एक R लोड है, अगर एक और स्विच हम यहाँ पर लगा सकते हैं ताकि करंट को लिमिट किया जा सके, डाइवर्ट एक दूसरे पाथ में किया जा सके। अब अगर हम बात करें रेजिस्टिव टाइप, तो इसमें हम सुपर कंडक्टर को एक रेजिस्टर की फॉर्म में लगाते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल इसलिए क्योंकि जब नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है तो इसका टेम्परेचर हम मेंटेन कर रहे हैं, पर करंट अगर उससे ज़्यादा वैल्यू का फ्लो होगा तो यहाँ पर इस करंट की वजह से हीटिंग बढ़ेगी,
इस हीटिंग की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगी इस सुपर कंडक्टर की, क्योंकि सुपर कंडक्टर की वर्किंग होती है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ये करंट को फ्लो होने से रोकेगा। जितनी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन उस हिसाब से लगता है कि कितनी रेटिंग हमें चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस कहलाती है, और ये वाली कहलाती है तुम्हारी सुपर कंडक्टिंग रेजिस्टेंस। तो ये पैरेलल में लगी हुई होती हैं दोनों। स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर नहीं होगी, ये सुपर कंडक्टर होती है, और उनका सीरीज पैरेलल कनेक्शन बेस्ड होता है कितनी रेटिंग चाहिए। कॉइल की इंडक्टेंस, कॉइल भी एक लगाई जाती है, कॉइल की इंडक्टेंस सीरीज में लगाई जाती है और कम वैल्यू की लगाई जाती है। लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूसेज होता है, और हाई वोल्टेज हाई करंट सिस्टम्स में हम इसको लगाते हैं। अब अगर हाइब्रिड SFCL की बात करें तो हाइब्रिड का मतलब है ये 3 तरह के हमने सुपर कंडक्टर लगाए ABC सेकेंडरीज में। भाई एक ट्रांसफार्मर बनाया, प्राइमरी सीरीज में लगी हुई है ट्रांसमिशन लाइन के, और सेकेंडरीज जो लगी हुई है वो 3 तरह की है, जिनमें 3 तरह के सुपर कंडक्टर हैं जो कि अलग अलग तरीके से मेंटेन किए जा सकते हैं ताकि इनकी इंडक्टेंसेज और इनके करंट्स वेरी करें। और अगर, क्योंकि ये सुपर कंडक्टर्स हैं, तो अगर प्राइमरी का करंट बढ़ेगा, यहाँ पर भी करंट बढ़ेगा, तो इनकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, वो रेजिस्टेंस प्राइमरी के करंट पर रिफ्लेक्ट होगी और उसी वजह से करंट यहाँ पर लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें हाइब्रिड SFC, ये हाइब्रिड की वर्किंग है, जो ये दूसरी स्लाइड है, तो ये मैंने बता दी है वर्किंग। अब अगर हम बात करें फ्लक्स लॉक टाइप की, तो फ्लक्स लॉक में फ्लक्स लॉक हो जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का पावर बर्डन कम होता है और डिफरेंट कंटिजेंसीज के लिए काम आ सकता है। यहाँ पर N1, N2, N3 नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई हैं, ये करंट्स हैं, बाकी 3 करंट्स हैं। तो अगर हम इसके ऑपरेशन, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, करंट लिमिटिंग पार्ट होता है एक, जिसमें 2 कॉइल्स हैं, ये दोनों कॉइल्स, तो इसमें HTS ये वाला जो है ये सीरीज में लगाया जाता है, जो हमारा लाइन है लाइन के साथ सीरीज में लगाया जाता है, और प्राइमरी को भी हम सीरीज में लगाते हैं। करंट इंटरप्टिंग पार्ट में ये ओवर करंट रिले जो है ये वाला, ये जो दूसरी वाली सेकेंडरी कॉइल से लगा हुआ है, ये करंट इंटरप्टिंग का काम करता है। तो ये दोनों जो लगाई जा रही है इनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जो एक दूसरे को कैंसिल करने का काम करता है। तो जब करंट बढ़ता है तो ये फ्लक्स को लॉक कर देते हैं यहाँ पर, और इसकी वजह से यहाँ पर कुछ कंडक्शन नहीं होता है, तो ये करंट को रोकने का काम करता है फॉल्ट के टाइम पे। ऐसे ही अब मैग्नेटिक शील्ड टाइप बन सकती है एक फॉल्ट करंट लिमिटर, जिसमें एक आयरन का कोर है और एक आयरन का मतलब मैग्नेटिक कोर है, और एक प्राइमरी कॉपर की वाइंडिंग बांधी है। इन दोनों के बीच में एक सुपर कंडक्टर की ट्यूब लगाई है, तो शील्ड टाइप हो जाता है ट्यूब। मतलब अगर फॉल्ट करंट बढ़ेगा तो ये जो रेजिस्टेंस है इस ट्यूब की ये बढ़ेगी, तो इस कोर से जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो हमारी प्राइमरी कॉपर वाइंडिंग में आ रहा था वो नहीं आएगा, यानी करंट उतना प्रोड्यूस नहीं होगा जितना हम चाह रहे हैं, तो ये करंट को एक तरीके से रोकने का काम करता है। अब अगर नॉन सुपर कंडक्टिंग FCLs की बात करें तो यहाँ पर कुछ एक टाइप मैंने डिस्कस किए हैं। अगर हम ब्रिज टाइप की बात करें तो इसमें बस एक ब्रिज बना दिया जाता है। इस ब्रिज में एक कॉइल लगाई है जिसकी LDC RDC इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है, जिनके पैरेलल में एक फ्री व्हीलिंग डायोड है और एक IGBT हम लगा देते हैं। तो अगर नॉर्मल वर्किंग की बात करें तो IGBT ऑन है, टर्न ऑन रहता है, करंट का फ्लो इसके थ्रू होता रहता है। यहाँ पर ये करंट आ रहा है D1 से, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो LDC RDC से और इस स्विच के थ्रू D4 के थ्रू वापस लाइन में जा रहा है, लाइन के सीरीज में लगा हुआ है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल है। नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट का फ्लो अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ से फ्लो होता हुआ D2 से होता हुआ LDC RDC से इससे होता हुआ और फिर D3 से होता हुआ वापस लाइन में जाएगा। तो ये 2 करंट के पाथ हैं अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें। अगर फॉल्ट होती है तो हम IGBT को खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, यानी अब करंट अगर हम करंट की बात करें तो अब ये करंट के फ्लो की कोई डायरेक्शन नहीं बची। अगर मैंने इसे खोल दिया तो ये आगे नहीं जा पाएगा ना करंट, सिर्फ यहाँ से LDC RDC में जो चार्ज इकट्ठा हो गया है, मैग्नेटाइज हो गए हैं ये LDC, वो डीमैग्नेटाइज होगा, अपने आप को इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू डीमैग्नेटाइज कर देगा। और इस वजह से अगर फॉल्ट के टाइम हम यहाँ से कंडक्शन नहीं भी कर रहे तो IGBT DI/dt सर्जेस से बच जाता है, वरना ये जल जाएगा। और दूसरे टाइप का अगर हम नॉन सुपर कंडक्टिंग FCL डिस्कस करें, ट्रांसफार्मर कपल टाइप, तो इसमें ट्रांसफार्मर जो बने हुए हैं इनकी सेकेंडरीज पे हम एक थैरिस्टर ब्रिज सर्किट लगाते हैं और यहाँ पर रिएक्टर्स लगा देते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू। तो रिएक्टर्स जब स्टेडी स्टेट है तब सारे थैरिस्टर्स ऑन है, कंडक्ट कर रहे हैं, और ये रिएक्टर्स बाईपास्ड हो गए, यानी यहाँ से कंडक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जब फॉल्ट होती है तो थैरिस्टर्स के गेट सिग्नल हटा दिए जाते हैं, तो सिर्फ फॉल्ट करंट को पास होने के लिए ये रिएक्टर ही मिलता है। ये रिएक्टर करंट को लिमिट करने का काम करता है, रास्ता भी नहीं मिल रहा है करंट को फ्लो होने का, तो करंट लिमिट हो जाता है।
नेक्स्ट है सीरीज डायनेमिक ब्रेकिंग रजिस्टर। तो इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बस एक रजिस्टर लगा हुआ होता है, इन नॉन सुपर कंडक्टिंग टाइप है। इसमें जो रजिस्टर है ये सिंपल कॉपर मटेरियल या किसी और अलॉय का भी ले सकते हो तुम लोग, लेकिन इसमें सुपर कंडक्टर यूज नहीं होता इस रजिस्टर के लिए। और ये एक पैरेलल में लगता है IGBT स्विच के साथ। तो स्विच को हम ऑन या ऑफ करते हैं फॉल्ट अकरेंस की दौरान। अगर नॉर्मल ऑपरेशन है तो हम IGBT को ऑन रखते हैं और ब्रेकिंग रजिस्टर IGBT से बाईपास हो जाता है, यानी करंट लाइन से होते हुए इस IGBT से होते हुए जाता है। अगर फॉल्ट हो जाती है तो हम इस IGBT को ऑफ कर देते हैं, यानी अब करंट इस ब्रेकिंग रजिस्टर के थ्रू जाएगा। तो रजिस्टर की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएं, ये डायनेमिक रजिस्टर है, यानी हम रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और VPCC पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग, वो पॉइंट जहाँ पर तुम्हारा जनरेशन, लोड और ट्रांसमिशन एक साथ कनेक्टेड है, उसे हम PCC कहते हैं। तो जब VPCC ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज इन द सिस्टम, तभी ये ब्रेकिंग रजिस्टर काम करेगा। अगर ये VPCC नॉर्मल हो जाता है, रेफरेंस वोल्टेज के बराबर हो जाता है, यानी फॉल्ट क्लियर हो गई है, तो हम इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे, वापस IGBT को ऑन कर देंगे। तो ये सारे टाइप्स के थे फॉल्ट करंट लिमिटर्स। और फॉल्ट करंट लिमिटर्स क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि सिस्टम में फॉल्ट करंट को लिमिट करना ज़रूरी हो गया है ड्यू टू द न्यूअर चेंजेस इनटू द पावर सिस्टम, जिसके जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का इंटीग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का पेनिट्रेशन, सोलर PV फोटोवोल्टेक और विंड का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है पावर सिस्टम्स की, क्योंकि हमने कंट्रोल बढ़ा दिया है बाय मींस ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑटोमेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इंटीग्रेटेड। एनर्जी स्टोरेज हमने सिस्टम में लगा दिया है पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स के साथ, जो कि पहले नहीं था। इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई है, तो फॉल्ट करंट का लेवल बढ़ गया है, यानी स्टेबिलिटी इज जियोपार्डाइज्ड। वी हैव टू सी in such scenario that how many types of alternate protection methodologies or switch gear we can apply in this circuit, so that the power system can be saved from these type of high fault currents. तो FCLs फॉल्ट करंट्स के लिए लगाए जाते हैं, जो कि एक परमिसिबल लिमिट, एक FCL की एक रेटिंग होगी, उस रेटिंग वो एक पर्टिकुलर फॉल्ट करंट की लिमिट के लिए काम करेगा। उनकी एप्लीकेशन, कंट्रोल, प्लेसमेंट, फील्ड टेस्ट, ये सब ज़रूरी हैं, और इन पे और फर्दर रिसर्च बाकी है अभी, जो कि करी जा सकती है। तो अब ये तो सारा हो गया बात FCLs की। अगर बात करें RTU के एग्ज़ाम की, तो RTU में फॉल्ट करंट लिमिटर्स पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन एज सच नहीं बन सकता है। अगर बात करें तो बड़ा क्वेश्चन ही बन सकता है। छोटा क्वेश्चन अगर बनेगा भी तो टाइप्स क्या होते हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, इनको क्यों लगाया जाता है, यूटिलिटी क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन NSFCL एंड FCL, बस ये दिए जा सकते हैं क्वेश्चन में। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वील स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।